गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सेकंड क्लास लेजिस्लेशन सब्जेक्ट का 120 नंबर तक के क्वेश्चन को अपलोड कर चुका था। उसके सॉल्यूशन को आज के वीडियो में आप 121 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व होता हुआ रीड करेंगे और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी को पक्का करेंगे इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। साथ ही स्टूडेंट मिश्रा सर माइनिंग क्लास की वीडियो को चलिए लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास जिनको पास कराने के लिए हेल्प करना चाहते हैं उनको शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर नए कैंडिडेट हैं तो आप मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल के बेल आइकन को आप दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप अपना एग्जामिनेशन की तैयारी वीडियो को देख के कर सकें। फ्रेंड्स चलिए ओवरमैन माइनिंग से आधार के कैंडिडेट्स पढ़िए और समझते हैं 121 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। बेंडिंग फैक्टर ऑफ डायरेक्ट रोप हॉलेज ड्रम इज नॉट लेस देन। यहां पर जो बेंडिंग फैक्टर कहता है डायरेक्ट रोप हॉलेज का, वो बेंडिंग फैक्टर होता क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले इस लाइन को पढ़ करके यहां बेंडिंग रेशियो दी हुई है जो कि रोप डायमीटर जिसको हम लोग स्मॉल डी कह दें और जो ड्रम डायमीटर का जो रेशियो होता है वही बेंडिंग रेशियो या बेंडिंग फैक्टर कहलाता है। देखिए क्या लिखता है, द रेशियो ऑफ रोप डायमीटर टू द पुली या सीव या ड्रम डायमीटर को ही हम लोग कहते हैं बेंडिंग रेशियो इज इंपॉर्टेंट इफ सेटिस्फैक्ट्री रोप लाइफ इज टू बी ऑब्टेन। यदि रोप का सेटिस्फैक्ट्री लाइफ आपको प्राप्त करना है, आप खरीद रहे हैं रोप और आप अपना उसका यूज कर रहे हैं ड्रम के साथ, तो संतोषजनक अगर आपको उसकी लाइफ प्राप्त करनी है तो उसका जो रेशियो है वो 60:1। रोप का डायमीटर अगर 1 सेंटीमीटर रहेगी तो जो ड्रम का डायमीटर होगी वो 60 सेंटीमीटर से अधिक कम नहीं होगी। ये ध्यान रखना है, से कम नहीं होगी। तो यहां पर 0.6 मीटर से कम नहीं होगी, ये आप रेशियो रखिएगा। अगर आप 2 सेंटीमीटर रखते हैं तो उसकी डायमीटर 1.2 मीटर से कम नहीं होगी। रिकमेंडेड फॉर रोप यूज्ड फॉर हॉलेज रोप पर्पज। तो हॉलेज पर्पज के लिए जो इस्तेमाल करते हैं इसके लिए ये माइनिंग इंजीनियर द्वारा साइंटिस्ट द्वारा बताई गई है रेशियो 60:1 की। वेदर स्मॉल बेंडिंग रेशियो आर इनकाउंटर रोप विथ स्मॉलर वायर विल गिव ए बेटर फैटिग लाइफ एट द एक्सपेंस ऑफ रिड्यूस्ड वियर कैपेबिलिटी। यहां पर वेयर कहता है कि स्मॉलर बेंडिंग रेशियो जब रहती है पाई जाती है तो रोप जो है स्मॉलर वायर के साथ जो रोप रहती है वो बेटर फैटिग लाइफ देती है। तो ये आप मैं वर्ड के रूप में भी लिखा हूं, बेंडिंग रेशियो इक्वल्स टू स्मॉल डी बटे कैपिटल डी, वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ रोप और कैपिटल डी इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ ड्रम। इसको मेंटेन क्यों ऐसा करना कि रोप के डायमीटर अगर आप 1 सेंटीमीटर रख रहे हैं तो 60 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए और ड्रम के डायमीटर, इसको मेंटेन क्यों रखा जाता है, ये जो बेंडिंग फैक्टर है इसको क्यों कैलकुलेट करके अपने को मेंटेन रखना पड़ता है। तो ऊपर में भी पढ़ चुके हैं, आप सेटिस्फैक्ट्री रोप की लाइफ प्राप्त करने के लिए कोई भी सामान आप खरीदते हैं तो उसकी लाइफ जितनी दी गई है कंपनी द्वारा उतना आप सही तरीके से यूज कर सकें, इसके लिए उसका अलाइनमेंट, उसका जो इंस्टॉल करने का तरीका है वो प्रॉपर मैनर में आप करिएगा तभी तो लाइफ उसकी प्राप्त होगी। ना तो ज्यादा वियर स्टीयर होगी, घिसेगी, ब्रेक होगी, डिटोरिएट होगी, जल्दी डिटोरिएट होगी। तो ड्यू टू एडिशनल लोड इज इंड्यूस्ड इन द वायर एज दे आर बेंट। जहां पर वो बेंट होती है वायर वहां पर उस पर एडिशनल लोड पड़ता है, ये लाइन आपको याद रखनी है। ड्यू टू एडिशनल लोड इज इंड्यूस्ड इन द वायर एज दे आर बेंट। तो यहां पर डिपेंड ऑन, ये जो एडिशनल लोड है वो डिपेंड किस पर करती है, डायमीटर ऑफ आउटर वायर रोप और रेडियस ऑफ द बेंड। तो रेडियस ऑफ द बेंड मैं यहां पर समझाने का कोशिश कर रहा हूं फ्रेंड्स। ये जो मशीनरी के कैंडिडेट हैं, साथ ही जो है जो वेंटिलेशन के कैंडिडेट हैं, लेजिस्लेशन के कैंडिडेट हैं, वर्किंग के कैंडिडेट हैं, यहां पर एडिशनल लोड एक वर्ड है, मैं हेडिंग डाल देता हूं यहां पर, बेंडिंग फैक्टर। बेंडिंग जिसको रेशियो भी बोलेंगे। तो ये जो होती है क्या होती है बेंडिंग रेशियो ये स्मॉल डी बाई कैपिटल डी होती है, जहां वेयर कहते हैं कि ये जो डी होती है रोप डाया होती है
रोप डाया होती है और कैपिटल जी होती है ड्रम डाया होती है, ड्रम डाया होती है। अब यहाँ पर आप ये कहते हैं कि जो डायरेक्ट रोप हॉलेज के लिए, डायरेक्ट रोप हॉलेज के लिए 1:60, 1:60 से ग्रेटर नहीं होनी, लेस देन नहीं होना चाहिए या ग्रेटर होना चाहिए, 1:60 से ग्रेटर ही होना चाहिए। और यहाँ पर आप उसमें कहते हैं किसमें, वाइंडिंग इंजन में, वाइंडिंग इंजन ड्रम एंड रोप के केस में आप क्या कहते हैं, वहां पर कहते हैं कि 1:100 से कम नहीं होनी चाहिए, वहां पर ये कहते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पर एडिशनल लोड आपको मैं बताया था कि इसके ये जो है एडिशनल लोड के चलते, ड्यू टू, ऐसा क्यों रखते हैं, ऐसा क्यों रखा जाता है, वाई, जिसको आप कहते हो क्यों रखा जाता है, ताकि जो एडिशनल लोड पड़ती है यहाँ पर, ये अगर आपकी ड्रम है और इस पर जो है आपकी रसाई है और ये जो हेड गियर पुली है या यहाँ पर क्या है आपका ड्रम है, तो ये जो ड्रम है, तो ये जो पुली है या ये ड्रम है और ये जो रोप है, तो इस जगह पर एडिशनल लोड पड़ती है, इसके कारण से एट बेंट प्लेस, एट बेंट पोजीशन, पहला एडिशनल लोड, ये किसके कारण से, तो ये जो है डायमीटर ऑफ द आउटर वायर रोप, डाया ऑफ रोप, और दूसरी चीज यहां पर जो है अपने को याद रखना है रेडियस ऑफ द बेंड, रेडियस ऑफ जो बेंड है, ये जो रेडियस जितना अधिक होगी वहां पर जो है रेडियस ऑफ द बेंड जितना अधिक होगी उतना ही जो एडिशनल लोड होगा वो ज्यादा होगा, और उसके कारण से हमको जो ड्रम की डाया है वो ज्यादा रखेंगे तो वो जो रेडियस होगी वो बढ़ जाएगी। तो ये जो है रीजन है जिसमें हम लोग बेंडिंग फैक्टर या बेंडिंग रेशियो निकालने का काम करते हैं। और आपको जहां तक है कि दिखाई दे रही होगी डाया ऑफ द रोप, डाया ऑफ द रोप के नीचे जो है आपको एक वर्ड और लिखा हुआ है, ये रेडियस ऑफ द बेंट, ये आपने देख लिया होगा। तो अब चलिए मैं आता हूं रेडियस ऑफ द बेंट के बाद नेक्स्ट प्रश्न में। तो यहाँ पर जो 60 ए नंबर जो 60 ऑप्शन दी हुई है वो आपकी राइट आंसर होगी, और अब उसको टिक लगाते हुए आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या कहता है 122, व्हेन एनी पर्सन इज कॉन्ट्रैक्टेड बाय एनी नोटिफाइड डिसीज। मेरे कर्सर के साथ आप नजर को मूव करने का प्रयास कीजिए। क्या कहता है, व्हेन एनी पर्सन इज कॉन्ट्रैक्टेड बाय एनी नोटिफाइड डिसीज अंडर CMR 2017 ऑनर एजेंट और मैनेजर ऑफ द माइन शैल गिव नोटिस इन। तो ये जो रेगुलेशन 25 है, सॉरी रेगुलेशन जो 9 है माइंस एक्ट 1952 का सेक्शन 25 के तहत जो नोटिस दी जाती है ऑनर एजेंट मैनेजर द्वारा, वो कौन सी फॉर्म में दी जाती है, तो ये जो है फॉर्म 5 में दी जाती है, आपको याद होगी। तो विद इन 3 डेज के अंदर दी जाती है। तो ये आप फॉर्म 5 यानी कि आप जो यहाँ पर 2 ऑप्शन हो गई है, फॉर्म 5 और फॉर्म भी। तो यहाँ पर
आप जो है मिस्टेक हो गई है प्रिंट होने में, तो आप फॉर्म 5 एक को जो है टिक लगाते हुए आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 123 क्या कहता है, वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट इज नॉट एसेंशियल फॉर कैंडिडेट इन वन ऑफ द एग्जामिनेशन। तो वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट इस किनके लिए, किस कैंडिडेट के लिए जरूरत नहीं है? पढ़ते हैं ऑप्शन, ए ओवरमैन, बी माइनिंग सरदार, सी सर्वेयर, डी वाइंडिंग इंजन ड्राइवर। तो यहाँ पर डी वाइंडिंग इंजन ड्राइवर के लिए जरूरत नहीं पड़ती है, मैनेजर के लिए भी जरूरत पड़ती है, तो आप डी नंबर को टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं। इसका रेफरेंस मैं दिया हूं कि कोल माइंस रेगुलेशन 14 का 2 नंबर, ये 14 कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स, तो इस पर आप जो है जरूर इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। 14 का 2 में 2017 का ABCE नीडेड वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, जो 14 का 2 कहता है उसमें ABCE के लिए यानी ओवरमैन की जरूरत पड़ती है, माइनिंग सरदार के लिए जरूरत पड़ती है, सर्वेयर के लिए जरूरत पड़ती है, मैनेजर के लिए जरूरत पड़ती है। बट फॉर डी यानी कि वाइंडिंग इंजन ड्रिल के लिए नॉट नीडेड वैलिड फर्स्ट सर्टिफिकेट। तो आप जो है ऑप्शन डी को टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, देखिए क्या कहता है 124, व्हाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव आर नॉट चार्ज इन द सेम शॉर्ट होल। एक ही शॉर्ट होल में डिफरेंट टाइप का एक्सप्लोसिव क्यों यूज नहीं होती है? तो आपको ये बता दूं दोस्तों कि डिफरेंट टाइप की एक्सप्लोसिव की जो डिफरेंट वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन होती है, डिफरेंट डेंसिटी होती है, डिफरेंट सेंसिटिविटी होती है, सो दैट चांसेस ऑफ मिस फायर, जिसके कारण से अगर अलग अलग डिटोनेशन की वेलोसिटी रहेगी तो प्रोपगेट होने का जो है वो अलग अलग होगा, डेंसिटी डिफरेंट रहेगी तो उस केस में भी जो है मिस फायर की चांसेस है, सेंसिटिविटी अलग अलग रहेगी, तो स्ट्रेंथ भी अगर अलग अलग रहता है तो उस केस में जो मिस फायर की चांसेस बढ़ जाती है। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन क्या है? इंटीमेट द कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑक्सीडाइजर एंड फ्यूल। जो फ्यूल और ऑक्सीडाइजर इस्तेमाल करते हैं एक्सप्लोसिव के अंदर, उसके बीच में कॉन्टैक्ट का इंटीमेटिंग जो है वही कहलाती है मीटर पर सेकंड में। जैसे प्राइमर के लिए 7000 मीटर पर सेकंड रहती है, उसी तरह से परमिटेड एक्सप्लोसिव के लिए 2500 मीटर पर सेकंड से अधिक रहती है। तो यहां पर जो है आप देख चुके हैं कि मिस फायर की चांसेस होती है, तो आप चांसेस ऑफ मिस फायर ये टिक लगा करके आगे की ओर, चांसेस ऑफ एक्सप्लोजन की नहीं होती है जब डिफरेंट टाइप का एक्सप्लोसिव करते हैं। लेस आउटपुट पर राउंड ऑफ ब्लास्टिंग, ब्लास्टिंग के बाद जो है लेस आउटपुट मिलती है लेकिन ज्यादा मिस फायर होगी तो सही बात है कि आउटपुट तो कम मिलेगी, लेकिन यहाँ पर मिस फायर की चांस जो कि डेंजर से ज्यादा रिलेटेड है, सेफ्टी से ज्यादा रिलेटेड है। कॉस्ट ऑफ ब्लास्टिंग विल बी मैक्सिमम तो हो ही जाती है, लेकिन अपने को यहाँ पर सेफ्टी से रिलेटेड देखना है, चांसेस ऑफ मिस फायर एक को टिक लगानी है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में फ्रेंड 125 क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ CMR व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज सच वर्किंग इन ए माइन एज हैज बीन डिसकंटिन्यूड फॉर एनी रीजन एंड आर इनएसेसिबल बट आर लाइकली टू बी वर्कड अगेन। ऐसा कोई स्थान खदान के अंदर जहां पर उसको डिसकंटिन्यू तो कर दिया गया है, लेकिन इन फ्यूचर में हम चाहते हैं कि वर्किंग आगे कर सकते हैं, वर्किंग आगे कर सकते हैं जो कि इनएसेसिबल है, अप्रवेश योग्य है, तो अप्रवेश योग्य आप बना दिए हैं उसको, तो उसको हम लोग डिसकंटिन्यूड वर्किंग बोलेंगे फ्रेंड्स। डिसकंटिन्यूड यानी कि उसको स्थगित तो कर दिए हैं लेकिन आप इन फ्यूचर में वर्किंग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अबैंडोनेड वर्किंग में डेफिनेशन में कहा गया है कि नो इंटेंशन ऑफ वर्किंग इन फ्यूचर, जिसकी डेफिनेशन बताई जा रही है कोल माइंस रेगुलेशन 2 में ही बताई गई है, डिसकंटिन्यूअस वर्किंग, डिसयूज्ड वर्किंग। तो यहां पर देखिए क्यू के अंदर 2 का क्यू में डिसकंटिन्यूअस वर्किंग का बताया गया है और एस में जो है डिसयूज्ड वर्किंग का बताया। तो डिसयूज्ड वर्किंग का पहले मेरे कर्सर के साथ जो नीचे दी जा रही है उसकी डेफिनेशन आप पढ़ लीजिए। मींस सच वर्किंग इन ए माइन वेयर वर्क हैज बीन टेम्परली स्टॉप बट विच आर एसेसिबल एंड इंक्लूड अनयूज्ड वर्क, जिसमें अनयूज्ड वर्किंग को भी हम लोग शामिल करते हैं डिसयूज्ड वर्किंग में। तो उसको एसेसिबल है यानी कि आप जाने योग्य बना के अभी रखे हैं लेकिन टेम्पररी उसको स्टॉप करके रखे हैं, ऐसा जगह जो है वो कहलाएगा डिसयूज्ड वर्किंग। तो ये डिसयूज्ड वर्किंग की परिभाषा हो गई। तो ये तो आपके वर्कड अगेन वाली में
नहीं फिट बैठ रही है तो डिसकंटिन्यूड यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो डिसकंटिन्यूअस वर्किंग तो आप ऐसे भी जो है इसका आंसर टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन डिसकंटिन्यूअस वर्किंग की डेफिनेशन पढ़ लीजिए। मींस इन सच वर्किंग इन ए माइन एज हैज बीन डिसकंटिन्यूड फॉर एनी रीजन, किसी भी कारण से आप उसको डिसकंटिन्यूड कर दिए हैं, और इनएसेसिबल जो कि अप्रवेश योग्य है, और रेंडर्ड इनएसेसिबल या फिर आप उसको अप्रवेश योग्य बनाने वाले हैं, बट आर लाइकली टू बी वर्कड अगेन, लेकिन उसको आप अगेन वर्क करने के लिए चाहते हैं, तो यहाँ पर बट आर लाइकली टू बी वर्कड अगेन डिसकंटिन्यूड वर्किंग को आप टिक लगा सकते हैं। एबंडोनेड वर्किंग जिसको आप परमानेंटली स्थगित कर दिए हैं, आप उसको इन फ्यूचर में नहीं खोलना चाहते हैं, तो वो कहलाता है एबंडोनेड वर्किंग। तो यहाँ पर जो है आंसर कौन सी होगी फ्रेंड्स? बी नंबर होगी। आप टिक लगा चुके होंगे। नेक्स्ट में आते हैं, देखिए 126 क्या कहता है, द पर्पज ऑफ वायर गॉज इन फ्लेम सेफ्टी लैम्प। जो फ्लेम सेफ्टी लैम्प में जो वायर गॉज होती है वो क्या करती है, फ्लेम को ठंडा करके बाहर करती है, जो हीट और स्मोक्स बाहर आते हैं उसको ठंडा करके एटमॉस्फेयर में बाहर करती है, जिसके कारण से वो एटमॉस्फेयर में उपस्थित जो इन्फ्लेमेबल गैस होती है उसमें आग नहीं लगा पाती है। वायर गॉज का यही फंक्शन है। यहाँ पर मैं जो ईएमटी का सेकंड वॉल्यूम है जिसमें अपर सेक्शन के अंतर्गत वायर गॉज आती है, मैं यहां पर लिखा हूं, देखिए कट पेस्ट करके, द हॉट गैसेस ऑफ द फ्लेम राइज बाय कन्वेक्शन। तो यहां पर एक प्रोसेस है हीट का डिसिपेट होने का, वो है कन्वेक्शन, CONVECTION, कन्वेक्शन, टू द टॉप ऑफ द गॉज एंड थ्रू देम जो है एंड द आउटलेट होल ऑफ द बोनेट टू द एटमॉस्फेयर। तो इसका ये कन्वेक्शन के कारण से वो फ्लेम जो है हॉट गैसेस बाहर जो निकलती है वो ठंडा होकर के बाहर निकलती है। देखिए अपर सेक्शन में क्या क्या रहता है फ्लेम सेफ्टी लैम्प में, क्या डीजी देशमुख साहब बोले हैं, दिस कंसिस्ट ऑफ ए बोनेट, यानी कि अपर सेक्शन जो है बोनेट से बनी होती है, चिमनी से बनी होती है, हुड जिसमें लगा होता है, ऑफ द टॉप ऑफ फीड डिवाइस, ऊपर में जो है फीड डिवाइसेस में हुड बना होता है, that is the enabling mine air near roof to enter the lamp, जिसके कारण से माइन एयर जो रूफ के नजदीक होती है, छत के नजदीक जो होती है, वो हवा फ्लेम सेफ्टी लैम्प के अंदर घुसती है। इट आल्सो हैज 2 वायर गेज, जिसके अंदर 2 वायर गेज होती है, ईच ऑफ 20 मेस, जो प्रत्येक जो है 20 मेस की रहती है। द बोनेट प्रोटेक्ट द वायर गॉज एंड द प्रोवाइडेड विथ ए हैंडल फॉर होल्डिंग द लैम्प। तो बोनेट जो है प्रोटेक्ट करती है वायर गॉज को, और उसके साथ एक हैंडल लैम्प के साथ उसी में जुड़ी रहती है टॉप के साथ, और इसको पढ़ ही चुका हूं, टू द एटमॉस्फेयर। द फ्यूल यूज्ड इज ए सॉल्वेंट स्प्रिट और मोटर स्प्रिट, उसमें सॉल्वेंट या मोटर स्प्रिट का तेल इस्तेमाल की जाती है, जैसे पेट्रोल। द सॉल्वेंट स्प्रिट इज SBP 55/110 या एसो सॉल्वेंट 1425 इन GL5 लैम्प। द फ्यूल यूज्ड इन कलरलेस केरोसिन ऑयल, तो केरोसिन ऑयल भी GL5 में इस्तेमाल की जाती है। दैट लैम्प इज यूज्ड ओनली फॉर द एक्यूमुलेशन टेस्ट। तो ये देख रहे हैं आप कि ये स्प्रिंग है, ये जो है ग्लास है, ये पिलर है, ये आपकी बोल्ट स्प्रिंग कहा जा रहा है, रेचेट है, ये आयरन हेड है, तो ये जो है आपके यहाँ इनलेट होल बनी होती है। तो इस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि अपर सेक्शन कैसे बनी हुई है। अब आप आते हैं तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में टू डिस्पर्स द एक्यूमुलेशन गैसेस यूनिफॉर्मली, यानी कि यूनिफॉर्मली जो है गैसेस को डिस्पर्स करती है। तो हाँ दोस्तों, कंबस्टन गैसेस को यूनिफॉर्मली जो है डिस्पर्स करती है बाहर में। टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ CH4 फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड, तो नहीं, बाहर से अंदर में CH4 को आने से रोकती नहीं है। प्रिवेंट द पैसेज ऑफ फ्लेम फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड, इनसाइड से आउटसाइड में फ्लेम को जाने से रोकती नहीं है, उसको ठंडा करके बाहर करती है। फॉर प्रॉपर, नेक्स्ट क्या है, फॉर प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ एयर करंट, तो सर्कुलेशन ऑफ एयर करंट के लिए ठीक नहीं बैठ रही है। ऑप्शन ए को टिक लगा के आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। 127 क्या कहता है, नो पर्सन एक्ट एज मैनेजर और एन ऑफिशियल ए वाइंडिंग इंजन मैन इन ए माइन आफ्टर अटेनिंग द फॉलोइंग एज। कितना एज हो जाने के बाद मैनेजर या ऑफिशियल को, वाइंडिंग इंजन मैन को, उसको काम के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो जनरली 60 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। तो 60 साल ही है दिया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 60
ईयर लिखी हुई है कोल माइंस रेगुलेशन 25 वैलिड ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ मैनेजर्स एंड ऑफिसर्स। तो यहाँ 60 ईयर दिया हुआ है, पढ़ करके आप इसको लिख सकते हैं। रेफरेंस में वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट फॉर मैनेजर ऑफिसर एक्सेट्रा। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं 128 क्या कहता है, MMV मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर ऑफ ए माइन शैल बी इंस्टॉल्ड ऑन द सरफेस एट ए डिस्टेंस नॉट लेस देन 10 मीटर फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द माइन। तो इस संबंध में कोल माइंस रेगुलेशन 154 मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर एंड ड्राइव एंड फिटिंग में कहा है, एवरी मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर इन ए माइन शैल एज ए कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एडिक्वेट वेंटिलेशन इन a mine or part thereof and shall be installed on the surface at a distance not less than 10 meter from the opening of the shaft or inclined at the any point। तो incline के किसी भी पॉइंट से आप जो है 10 मीटर की दूरी पर जो शाफ्ट के नजदीक या 10 मीटर से कम दूरी पर आप MMV को नहीं बैठाएंगे। ऑप्शन ए को टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं आप। 129 में क्या कहता है, हाउ मेनी इयर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड फॉर द अपीयरिंग इन फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन इन इफ कैंडिडेट हैज डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग। तो डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग में जब आपको की हुई रहती है तो आपको फर्स्ट क्लास में बैठनी है तो 5 ईयर की एक्सपीरियंस जरूरत पड़ती है। ये प्रश्न कितने बार पूछ चुका है, यहाँ पर मैं डिटेल नहीं दे रहा हूं। आप याद रखना है कि फील्ड कैंडिडेट के लिए 6 साल 5 साल यानी कि 6 साल फर्स्ट क्लास के लिए और 5 साल सेकंड क्लास के लिए जो फील्ड कैंडिडेट हैं, और साथ ही जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए उसको 1 साल कम कर दिया गया है, 5 साल 4 साल यानी कि 5 साल फर्स्ट क्लास के लिए जरूरत है और 4 साल जो है सेकंड क्लास के लिए जरूरत है। जो कि बीटेक कैंडिडेट के लिए 2 साल की जरूरत पड़ती है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो कि आपको फर्स्ट क्लास के एग्जामिनेशन में अपीयर होना चाहते हैं। तो यहाँ 15 का एक CMR जो दिया हुआ है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फॉर कैंडिडेट ऑफ मैनेजर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। आप यहाँ पे 5 ईयर C नंबर को टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। अब आप आते हैं, देखिए 130 में क्या कहता है, अंडरग्राउंड कोल माइंस आर नेसेसरीली वेंटिलेटेड बाय एग्जॉस्ट सिस्टम ड्यू टू द हजार्ड ऑफ। तो जनरली अंडरग्राउंड माइन को आप वेंटिलेट करते हो एग्जॉस्ट वेंटिलेशन सिस्टम से, क्यों, किस खतरे के कारण से पूछा जा रहा है। तो कोल डस्ट जनरेट होती है फ्रेंड्स के ऊपर, कोल डस्ट एक्सप्लोजन होने की संभावना रहती है, जो रिटर्न एयर से बाहर निकालने के लिए हम लोग एग्जॉस्ट वेंटिलेशन सिस्टम को अपनाते हैं। बात सही कहा जा रहा है, ये सही लग रही है। बी नंबर पढ़ लेते हैं, फायर इन द इंटेक, अगर इंटेक शाफ्ट में फायर हो जाती है तो एग्जॉस्ट वेंटिलेशन अपनाइएगा तो पूरे फेस में ही अधिकांशतः वर्कर रहते हैं जिनकी फर्टिलिटी की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये फायर इन द इंटेक शाफ्ट के लिए आप ऐसा नहीं करते हैं। स्पॉन्टेनियस सिटिंग जनरली गोप या आसपास जहाँ कोयला फॉलन होती है वहां पर होती है, तो वो एग्जॉस्ट वेंटिलेशन को इफेक्टेड नहीं करता। ऑप्शन 1, 2, 3 की भी बात नहीं करेंगे यहाँ पर, नन ऑफ द ऑप्शन भी नहीं। ये जो है ऑप्शन कोल डस्ट या फिर जो प्रॉपर वेंटिलेशन ना रहे लोगों को, इसलिए जो है आप इस्तेमाल करते हैं कोल डस्ट, आप एग्जॉस्ट वेंटिलेशन को अपनाते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो आपने वीडियो देखी 121 से 30 तक, कल की वीडियो में मैं फिर से 131 से आगे की वीडियो को अपलोड करूंगा। फ्रेंड्स चलिए मिश्रा सर माइनिंग क्लास की वीडियो को अगर लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के पास। साथ ही जो है कमेंट देना चाहते हैं, कोई डाउट है, कोई सजेशन है, कोई स्पेशल पॉइंट आपके मन में डाउट बनी हुई है तो उससे पूछ सकते हैं, अपना डाउट दूर करा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए। साथ ही अगर नए कैंडिडेट हैं तो आप बेल आइकन दबाइए। बेल आइकन दबा करने के साथ ही हर दिन जो वीडियो आपके लिए अपलोड की जा रही है या आप जो डिमांड कर रहे हैं उसके अनुसार आपको वीडियो अपलोड की जा रही है तो उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। आप उस वीडियो को देख करके अपने एग्जाम की तैयारी को पक्का कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।